आज का हमारा जो क्लास है फिजिक्स में, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है, यदि कांच, पहले बताइए कि कांच का मतलब क्या होता है। शीशा। शीशा का संकेत क्या होता है? शीशा का संकेत पीबी क्या होता है? पीबी होता है। अगर आपसे पूछा कि कांच क्या है तो बोलेगा कि यह एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। जरा ध्यान दीजिए, पारद मतलब समझिए पारा। ये प्रश्न भी बैक के क्लास में बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाए थे, बताए थे कि थर्मामीटर में जो पारा होता है, उजला उजला जो रहता है पारा, उसको हम लोग पारा बोलते हैं। तो यदि कांच और पारद दोनों का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा जरा बताइएगा? क्या बराबर हो जाएगा? आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? तो किस किस का आयतन और आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा? एक कांच का। अब पूरा यहाँ तक बोलिए। यदि कांच, मेरी तरफ देखिए, यदि कांच और पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा। अब बोलिएगा जरा। इसमें देख क्या रहे हैं हम, इसको तोड़ दिए बढ़िया से, तो अब क्या उसको जोड़ रहे हैं आप? यदि दो ही चीज के बारे में बात हो रहा है, और आयतन विस्तार गुणांक एक 3 वर्ड हो गया, इसको याद रखना है। यदि कांच और पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाए तो पारद यानी कि पारा कांच नली में, कांच नली थर्मामीटर में पारद काम नहीं करेगा। तो पारद जो है ना, वो पारद जो है कांच, तो यहाँ से याद रखिए, तो थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। इसको कट कर दीजिए। एक बार पुनः आप लोग को बताते हैं। यदि कांच और पारद का आयतन विस्तार गुणांक क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो थर्मामीटर में लगा हुआ पारद काम करना बंद कर देता है। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए आप लोग। अगर आ गया तो जरा हमको समझा के क्वेश्चन बताइए आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रेशर कुकर में, देखिए प्रेशर कुकर मतलब समझ लीजिए कुकर, ठीक है ना। एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री पर उबलता है। जल कितना डिग्री पर उबलता है? 120 डिग्री पर उबलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्योंकि अंदर का दाब, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री पर क्यों उबलता है। तो इसमें बोलिए, इसको याद कीजिएगा कि अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर से याद कीजिए, अंदर का दाब। इतना ही। अब आप लोग प्रश्न के साथ आंसर को जरा बोलिएगा फटाफट से 2-4। चलिए। जिन ठोसों की पिघलने पर उनका आयतन घट जाए, जैसे कि बर्फ, सही बात है। जिन ठोसों की पिघलने पर उसका आयतन घटेगा। अब आयतन के बारे में जरा समझ लीजिए। आयतन का मतलब होता है, जैसे कि अभी आप जितना दूर में बैठे हुए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अभी आप ये जितना दूर में बैठे हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। यानी कि जो वस्तु, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। बात समझ में आ गया? आयतन समझ गए ना? अब तो वो क्या कहते हैं समझिए, कि जिन ठोसों की पिघलने पर आयतन घटेगा। सही बात है। यदि बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटेगा कि नहीं? अरे बर्फ पहले इतना बड़ा था, अब पिघल के इतना बड़ा हो गया, तो आयतन घटा कि नहीं घटा? समझ में आया? तो वही कहता है कि जिन ठोसों के पिघलने पर उसका आयतन घटता है, जैसे कि बर्फ, उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण से गलनांक घटता है। ये समझ में आ गया होगा शायद, क्योंकि बैक की क्लास में बताए थे कि अगर दो बर्फ को हम चिपका करके जोर से रखेंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? कमेगा। बताए थे कि नहीं? उसी को यहाँ पर बहुत सारा घुमा दिया है। देखिए क्या बताया घुमा के। कहता है कि जिन ठोसों के पिघलने पर, मतलब फेंक दिया कहीं और। महिला सब नहीं देखते हैं, गाली देती रहती है, जे हमारे गोरहा लग चल गया, ओकरा इतना हो इतना हो। मतलब वो बोलता है उसी को, वो जानती रहती है लेकिन उसको फेंक के बोलती है। तो यहाँ भी फेंक के बोल रहा है, कह रहा कि जिन ठोसों की पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है, जैसे कि बर्फ, है ना। अगर उसको हम लोग दबा करके रखेंगे, मतलब दबाव में वृद्धि करेंगे, तो उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा। वही बात है। सीधा सीधा ये बोल देता है ना कि अगर हम बर्फ को दबा के रखेंगे तो क्या होगा? वो नहीं बोला है, घुमा कर फिरा करके बोला है। तो आप लोग घूम नहीं जाइएगा, बस साधारण अर्थ में आप लोग याद कीजिएगा कि यदि बर्फ को हम लोग दबा करके रखेंगे, दबाव बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? कमेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न समझ में आ गया होगा। सरल आवर्त गति, कौन सी गति है?
सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। ठीक है, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार क्या होती है? ठीक है, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है, यानी कि 0 होती है। इस प्रश्न को भी आपको रट के ही याद करना पड़ेगा। तो देखिए, सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी गतिज ऊर्जा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है यह प्रत्येक आवर्त में 2 बार 0 होता है। क्या होता है? प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। तो किसके बारे में बता रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है ना, सभी आवर्त में गतिज ऊर्जा 2 बार शून्य आएगा। क्या आएगा? 2 बार शून्य। इसको भी आप लोग रट लीजिए फटाफट से। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग क्या होता है? कम होता है। ये प्रश्न भी रिपीटेशन है। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि मतलब समझते हैं ना, और वेग मतलब समझते हैं ना, गति। तो ध्वनि का वेग जो है सो कम होता है। क्यों कम होता है भाई? तो वायु शीतलित होती है इसके कारण से। क्योंकि वायु क्या होती है? शीतलित होती है। यानी कि ध्वनि का वेग पर्वत इस पर ऊंचे पहाड़ पर कम जाता है। पर्वत पर ध्वनि का वेग कम जाता है। क्यों कमता है भाई? वायु शीतलित होती है। तो क्योंकि वायु शीतलित होती है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ऊंचे को हटा दीजिए। पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होती है। पहाड़ पर ध्वनि का वेग क्या होता है? कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होती है। बात समझ में आ रहा है? वायु क्या होती है? शीतलित होती है। ठीक है, तो बताइए शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। चलिए, अगला प्रश्न है, जल में ध्वनि का वेग, ये भी प्रश्न आया हुआ था। जल में ध्वनि का वेग है ना, जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों भाई? क्योंकि जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक उच्चतर होता है। जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो है वह आपको उच्चतर होता है। चलिए, कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो बताइए कि जल में, किसमें? जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रश्न को आप लोग जो है सो कट कर दीजिए परीक्षा की दृष्टि से, है ना। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक को कट कर दीजिए। यहाँ से याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। कि गुरुत्वाकर्षण मतलब समझ लीजिए आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है सटना। और मान के चलिए कोई दो लोहा अगर चिपकेगा, तो टन टन का आवाज आएगा। चलिए, याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। किसने दिया है? न्यूटन ने। तो बताइए कि बल का मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव शरीर में, किसमें? वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना जो होती है वो कहाँ होती है? ठीक है, वयस्क मानव शरीर में, वयस्क को हटा दीजिए। इतना याद रखिए कि मानव शरीर में रुधिर मतलब खून की रचना कहाँ होती है? लाल अस्थिमज्जा के द्वारा, यानी कि लाल अस्थिमज्जा में। और लाल अस्थिमज्जा इसीलिए याद रखिएगा कि खून जो आपको जो है सो खून की रचना यानी कि खून का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? मानव के शरीर के बारे में, कि मानव शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी की ओजोन परत, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ओजोन परत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग ये बताइए कि ओजोन परत में ऑक्सीजन की कितने परमाणु? 3 है, क्योंकि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, इसलिए ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ठीक है, तो बताइए कि ओजोन परत जो है हम लोगों को एक सुरक्षा कवच के रूप में है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट धरती पर नहीं आने देती है, यानी कि रोकती है, अपने में अवशोषित कर लेती है। इस वजह से पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहता है? ओजोन परत को कहा जाता है। और ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो कहता है कि पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। चलिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ से याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है पृथ्वी की ओजोन परत। इसको भी हटा दीजिए। ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी है, बस इतना याद रखिएगा। पृथ्वी की ओजोन परत नहीं, ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी है क्योंकि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बात समझ गए? चलिए, अगला प्रश्न है पीली रोशनी। ये प्रश्न भी आया हुआ था। तो बताएंगे आप लोग कि पीली रोशनी में
गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? काली। देखिए पीली में, अगर पीली रोशनी में हम लोग नीली वस्तु को देखेंगे, देखिए पीली रोशनी में एक को काट देंगे, गहरी को काट देंगे। पीली रोशनी में नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली। पीली को मतलब पीली वस्तु है, वस्तु कैसा है? पीला। पीली रोशनी है, ठीक है। पीली रोशनी में नीली वस्तु है, वो कैसी दिखाई पड़ेगी? काली। तो काली दिखाई पड़ेगी। कैसे याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा प्रश्न 6-7 प्रश्न ऐसा आता रहता है। पीली रोशनी है, रोशनी कैसी है? पीली। और उसमें हम लोग देखिए बताते हैं, ये शादी विवाह में देखिएगा सोडियम लाइट होता है। सोडियम लाइट समझते हैं? ऑर्केस्ट्रा सब में खास तौर पर होता है, जिसमें से आपको पीला, लाल, ब्लू ये सब अपने आप भूक करता रहता है, ठीक है ना। तो वो सोडियम लाइट उसको कहा जाता है। तो सोडियम लाइट जो होता है ना, मतलब पीला कलर का वो लाइट रहेगा। उसमें कोई लड़की रहेगी डांस करने वाली, वो आपको नीला नीला पहन के आएगी, तो दर्शक को लगेगा, क्या लगेगा? काला है। कैसा है? काला है। तो याद रखिए पीली में अगर नीली डालेंगे, क्या डालेंगे? पीली में अगर हम लोग नीली डालेंगे तो हमको काला नजर आएगा। बस याद रखिए, ज़्यादा विशेष कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है पायरोमीटर। कौन सा मीटर है? ये तो पीछे क्लास में भी चर्चा हुआ है। पायरोमीटर का उपयोग आपको उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष जो है वह किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष जो है, देखिए हम बताए थे कि इंद्रधनुष कभी भी बनता है तो सूरज के किस दिशा में बनता है? विपरीत दिशा में, सूरज के विपरीत में बनता है, यानी कि पश्चिम में बनता है। और इंद्रधनुष जब बनता है तो ऐसे बनता है, देखिएगा ऐसे तिरछा रहता है। और उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, मानिए कि 7 गो रंग को बिछा दिया गया है। कैसा महसूस होता है? 7 रंग को बिछा दिया गया, 7 रंग के पट्टी को बिछा दिया गया है, ऐसा महसूस होता रहता है। तो ऐसा हमको क्यों ऐसा क्यों मतलब महसूस होता है? तो अभी ट्रिक बताए कि पट्टी को मान लीजिए बिछा दिया है, तो बिछा दिया मतलब विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण, यानी कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? बताए ना कि इंद्रधनुष में आपको लगता है कि पट्टी को बिछा दिया है इसलिए विक्षेपण। तो बताइए कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम गति नियम। कौन सा नियम है? न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, इसको हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ट्रिक आपको बताए थे पीछे क्लास में कि अगर कोई बच्चा प्रथम श्रेणी से पास करना चाहता है तो उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए न्यूटन का प्रथम गति नियम को कौन सा नियम कहते हैं? ठीक है। अब चलिए न्यूटन के तृतीय गति नियम को कौन सा नियम कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, संवेग संरक्षण का नियम इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। आपसे पूछे कि रॉकेट जो है, क्या चीज? रॉकेट किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है सरल लोलक का आवर्तकाल यदि दोगुना हो जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल यदि दोगुना हो जाए, प्रश्न क्या बोले जरा बोलिएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल यदि दोगुना हो जाए, बोलिए। देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, क्या बोले? सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए तो उसका लंबाई क्या होगा? 4 गुना। यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए तो उसकी जो लंबाई है वो 4 गुना हो जाएगी। किसकी लंबाई बढ़ जाएगी बताइए? की लंबाई बढ़ जाएगी। और सरल लोलक किसको कहा था ये भी बता दिए थे कि पेंडुलम घड़ी जो होता है उसमें नीचे में जो लगा हुआ रहता है उसको लोलक बोला जाता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है बताइए? आने और जाने में जो समय लगता है, वो जो घंटी चलती रहती है ऐसे ऐसे जो चलती रहती है उसी को लोलक कहता है। और देखो इसको आने में और जाने में, जैसे कि झूला में जो झूलता है उसको कौन सी गति कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो वो जो दोलन गति करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड या आवर्तकाल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। चलिए कि ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन
चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये परिभाषा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल परीक्षा के दृष्टि से इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अच्छा है, अगर जिनको समय है वो प्रश्न इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण का ओजोन स्तर किसको अवशोषित करता है? बताइए, ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समय हो तो इस प्रश्न को रट लीजिएगा, समय नहीं तो इसको छोड़ करके आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि वातावरण का जो ओजोन स्तर है, वातावरण का, इसको कट कर दीजिए। इतना याद रखिए कि ओजोन स्तर किसको अवशोषित करता है? को। और अवशोषित का मतलब समझते हैं ना, अपने में खींचना, अपने में समा लेना। अंग्रेजी में उसको हम लोग एब्जॉर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए, ओजोन स्तर को हम लोग अंग्रेजी में ओजोन लेवल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? आप पढ़े थे कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, या किस लेंस को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और अपसारी और अभिसारी आप पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ याद है? तो अभिसारी और अपसारी किसमें आपको सूर्य का प्रकाश इकट्ठा होता है, याद कीजिए आप लोग जरा। चलिए, तो आपको बताते हैं हम कि किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को। यानी कि सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाना है। किसको लाना है? सूर्य प्रकाश को कहाँ पर लाना है? तो नाभि बिंदु का मतलब समझिए, जैसे देखिए ये वृत्त है, यानी कि ये सूरज है, और सूरज का ये नाभि कभी भी बीच में होता है। अगर आपके नाभि के पास आपका जो नाभि है वहाँ पर यदि आप वजन कीजिएगा तो नाभि से इधर अगर बॉडी को कट कर दीजिए तो इसका वजन दोनों बराबर हो जाता है। ऐसा माना जाता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट पर होता है। नाभि कहाँ होता है? मिडिल, मतलब कि आधा आधा पर। ठीक है, तो याद रखिए कि सूरज के प्रकाश को नाभि पर लाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाएगा? तो बस इसी बात को याद रखिएगा। और इसमें जो है सो, ठीक है, किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताइए। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। बस ये याद अभी रखिए, आगे फिर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पवन वेग किससे संबंधित है? पवन वेग किससे संबंधित है? ये प्रश्न पहले ही पढ़े थे आप, दाब प्रवणता से संबंधित है। चलिए, ये प्रश्न भी हम लोग पहले से पढ़े थे बैक के क्लास में। धातुएं किस प्रकार के द्वारा गर्म रहती है? गर्म हो जाती है। देखते थे कि आप चूल्हा में कोई लोहा रखते हैं, बैगन पकाते समय उस समय लोहा वहां से हीट होकर के आपके हाथ तक आ जाता है। कैसे आता है? चल के आता है। तो बताए थे कि वही बात है कि धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि के द्वारा वह गर्म हो जाती है। ठीक है, और पवन वेग किससे संबंधित है? एक प्रश्न आप लोग फटाफट से बता दीजिए। अभी हम बैक क्लास में कल ही पढ़े थे कि वोयल का नियम बताए थे कि जब भी वोयल शुरू में मतलब क्वेश्चन में हो तो आप क्या ढूंढिएगा? तापमान या तापक्रम या ताप ढूंढिएगा। तो देखिए, वोयल नियम लागू होता है किस पर? नियत तापमान पर। तो नियत मतलब होता है स्थिर, जो बदलने वाला नहीं हो। अंग्रेजी में उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो वोयल का नियम जो लागू होता है किस पर लागू होता है? तापमान पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तापमान पर। बताएंगे आप लोग कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो है वो गामा किरण है। कौन सा किरण है? सबसे हानिकारक आपको गामा किरण है। ठीक है ना, चलिए, जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक जाती है तो उसके आकार में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब बुलबुला झील की तलहटी से सतह तक जाती है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ कट किए हैं। जब बुलबुला झील की तलहटी से सतह तक जाती है तो उसके आकार में क्या होता है भाई? वृद्धि होता है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। सर ये बताइए, झील समझते हैं आप क्या होता है? झील क्या होता है? झील देखिए, नदी का पानी कभी सूखता नहीं है, लेकिन झील का पानी सूख जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है झील की।
और झील आपको कुछ दूरी पर ही देखने को मिलता झील जो होती है चलिए, तो जब कोई बुलबुला जो है, आपको झील के बारे में बता रहे थे। देखिए झील का मतलब होता है कि जैसे ये अभी जगह आप देख रहे हैं, तो इस जगह पर ही थोड़ा दूर में पानी है, फिर उसके बाद हट के थोड़ा दूर के बाद पानी है, फिर हट के थोड़ा दूर के बाद पानी है, तो उसको ही हम लोग झील कहते हैं। और वो झील का पानी क्या होता है कि आपको सूख भी जाता है, लेकिन नदी का पानी कभी भी नहीं सूखता है। याद रखिएगा, ये बात बहुत बड़ी विशेषता है झील की और नदी की। ठीक है, तो जब कोई बुलबुला झील की तलहटी से सतह तक जाती है, कहाँ तक जाती है? देखिए यहाँ पर उसको समझिए, तलहटी, तलहटी, तल मतलब होता है नीचे। जब नीचे से कोई बुलबुला ऊपर सतह पर आता है, जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जब नीचे से कोई बुलबुला ऊपर से सतह पर आता है तो उसके आकार में क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये बात सही भी है। आप लोग पोखर में ही जाइए ना, पोखर में देखिए कोई कोकड़ा वोकड़ा या कोई चीज़ आप फेंकते ही हैं, ईंट फेंक करके देखिए, आपको बुलबुला नीचे से आएगा और ऊपर में धीरे 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 बड़ा होता है। ये आप लोग प्रयोग करके देखिएगा, बात समझ में आ रहा है? नहीं तो होगा, आप क्या कीजिएगा, उसको पोखर में फेंक करके देखिएगा, अपने आप इसका बुलबुला ऊपर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं हम लोग कि जब झील की तलहटी से सतह पर आपको कोई बुलबुला आता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि गामा किरण जो होती है शून्य द्रव्यमान वाली और आवेश रहित। पहले ये बता दीजिए कि आवेश रहित का मतलब क्या है? आवेश नहीं रहता जब रहित कह दे तो उसका मतलब नहीं रहता है, और सहित का मतलब रहता है। ठीक है ना, हम कहेंगे तुम किताब सहित ही घर लेके चले जाओ, बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूम धूल रहित है, तो बताइए धूल रहित है? नहीं है। धूल रहित है रूम? नहीं है। धूल रहित है? धूल रहित नहीं है। धूल आता है ना? धूल रहित है। रहित मतलब है ना? हाँ नहीं तो धूल रहित नहीं है। चलिए, तो गामा किरण जो होती है ना वो शून्य द्रव्यमान वाली होती है। याद रखिएगा कि गामा किरण जो होती है उसका द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। जीरो होता है। गामा किरण जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? शून्य मतलब जीरो होता है। जबकि अगर हम बात करें आवेश की बात करें तो उस पर आवेश होता है? नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए गांव घर में जो बच्चा मान के चलिए रह करके पढ़ेगा या कुछ भी करेगा तो उसका भार, उसका लोगों के सामने में उसका वेट बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। उसका वेट जो है सो आपको क्या है? बढ़ेगा। चलिए इस प्रश्न का ट्रिक छोड़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़िए, यहाँ पर बस ये याद रख लीजिए कि गामा किरण जो होती है उसका द्रव्यमान जो होता है वो जीरो होता है और आवेश उसमें नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना जिसमें कॉन्सेप्ट आपको हम नहीं दे पाते हैं, जो जानकारी नहीं हो तो गलत थोड़ी ना बता देंगे, इसलिए उसको छोड़ करके आगे चलिए। अभी बस इतना ही याद रखिए कि गामा किरण में द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा और आवेश उस पर नहीं होगा। ठीक है, न उसमें द्रव्यमान होगा न आवेश होगा। बात समझ में आ गया? इसलिए गामा किरण जो है मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक भी होती है। चलिए, ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि जब हम बताए थे कि जब आप किसी रूम में जब आप हेलो बोलते हैं तो आपके ही आवाज़ों को रिपीट करता है, हेलो 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 2-4 बार बोलता है इको मैक के जैसे। वो किसके कारण से? वह प्रतिध्वनि के कारण से। और प्रतिध्वनि जो का मतलब होता है जो आप बोले उसी को रिपीट करते हैं, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के ये परावर्तन के कारण से। किसके कारण से? यहाँ प्रकाश नहीं, यहाँ ध्वनि के परावर्तन बोलेंगे, क्योंकि ध्वनि का परावर्तन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो परावर्तित होती है उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये उत्पन्न क्यों होती है? तो परावर्तन के कारण। किसके परावर्तन के कारण? ध्वनि के परावर्तन के कारण, आवाज के परावर्तन के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोहे का क्षण यानी कि लोह क्षण का चुंबकन जो होता है वह एक भौतिक परिवर्तन है। लोह क्षण का जो चुंबकन है वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। लोह क्षण का चुंबकन जो है वो कौन सा परिवर्तन है? बताइए, भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? और दही का जमना कौन सा परिवर्तन? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों में, किसमें? मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण, पश्च मतलब होता है पीछे। मोटर के वाहन पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज होता है? देखिए उत्तल का। इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको पता नहीं तो जरा समझ लीजिए भाई। बाइक पर कभी चढ़े होंगे आप लोग, बाइक के बगल में जो शीशा लगी हुई होती है उस मिरर में, उस दर्पण में आप लोग जरा देखिएगा, आपका मुंह एकदम छोटा छोटा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि उत्तल दर्पण की यह विशेषता है कि किसी भी वस्तु को उसके सामने आप रखेंगे तो उसको वह छोटा करके दिखा देगा आपको। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, उत्तल और अवतल में ज्यादा लेटर ज्यादा ध्वनि किसमें है? अवतल में है। तो इसलिए अवतल बड़ा हुआ, उत्तल छोटा हुआ। इसलिए अवतल में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उत्तल में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा। तो इसलिए याद रखिए, बस इतना बात याद रखिए कि गाड़ी के आईना में मुंह देखेंगे तो छोटा दिखा देगा। तो छोटा कौन है? उत्तल की अवतल। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण रहता है? साइड मिरर मतलब बगल का चीज देखने के लिए उत्तल दर्पण। यदि वही कहते कि हेडलाइट में आगे में रहता है तो वो उसमें अवतल होता है। अवतल का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल रहेगा तभी तो ये दूरी तक भेजेगा, क्योंकि वो बड़ा करके दिखाता है ना। मैं समझ में आया? तो बताइए, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज करता है और हेडलाइट के रूप में? बहुत अच्छा। अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हो गया हेडलाइट, मतलब जिससे आपको लाइट निकलती है रात में, जो बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश की गति, किसकी गति? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। ठीक है, इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है भारत में, चलिए तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा है प्रश्न आपका, भारत में एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। एसी मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी की आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति मतलब रेंज समझ लीजिए, क्या होता है? रेंज। तो एसी की आवृत्ति क्या होती है? 50 HG यानी कि HZ यानी कि हर्ट्ज। इसको क्या पढ़ेंगे? हर्ट्ज। और एसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अल्टरनेट करंट। क्या होता है? होता है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो होता है बैटरी में। तो बैटरी से जब डायरेक्ट करंट आ जाता है तो उसमें आपको करंट नहीं लगता है, लेकिन वही एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा रहेगा तो उसमें झटका आपको मारेगा। तो याद रखिएगा, एसी और डीसी हुआ था। एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो भारत में एसी की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, एसी की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसको याद कर लीजिए कि जब आपको एसी खरीदना हो, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर सब होता है ना, आपको जब एसी खरीदना हो, एसी घर में लगाना हो तो कितना 1000 रुपया का लीजिएगा? 50 100 से 1000 का लीजिएगा। ऐसे 100 से हर्ट्ज याद रखिएगा। यानी कि एसी जो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति क्या होगी? 50। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा को डिटेल्स में लिख दिए थे, 1 kWh लिखे थे हम। तो इतना बराबर जो होता है आपको 3600 जूल होता है। क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबक बल की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब परिभाषा है। चुंबक बल की तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? विशिष्ट चुंबकशीलता। चुंबक बल की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट चुंबकशीलता। प्रश्न के साथ इस आंसर को पढ़िए। आज का आपका फिजिक्स में लास्ट प्रश्न है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम का नियम अनुरूप है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के। ठीक है, इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आप 1-2 प्रश्न बताइए। आप लोग बताएंगे, थोड़ा 2-4 को हार्ड प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। बताएंगे आप लोग कि चुंबक बल की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 जूल होता है। ठीक है, तो बताइए कि 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? इसीलिए तो आप लोगों को बता रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए बिना देखे हुए, तब माइंड पर जोर पड़ेगा। ठीक है ना, इस पर देखना नहीं है। अब बताइए, एसी करंट जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कितना सिंपल है, नहीं बता पाए। ए से अल्टरनेट क्या होगा? ए से क्या होगा? और सी से क्या होगा? अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बताइए, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट हो गया। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग कि एसी करंट जो होता है उसका आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति कितना होता है? 50। अरे जस्ट ना बताए थे यार कि एसी खरीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम कितना वाला लेंगे? 50,000 वाला। तो 50 हर्ट्ज ना होगा। चलिए अब बताइए
कि मोटर वाहनों के हेडलाइट के रूप में हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण होगा सर। हेडलाइट तो गाड़ी के हेडलाइट के रूप में हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? हेडलाइट में हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो आप बताइए कि गाड़ी के किस दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल का यूज करते हैं? और दूसरा कुछ कह सकते हैं? पश्च दर्पण के रूप में, यानी कि पीछे देखने के रूप में। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग कि लोह क्षण का चुंबकन जो होता है वह कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। लोह क्षण का चुंबक जो होता है वह आपको भौतिक परिवर्तन होता है। अब ये बताइए कि ध्वनि तरंग जो प्रतिध्वनि मतलब वापस जो आता है किसके कारण से? ध्वनि के परावर्तन के कारण से। ठीक है। गामा किरण में आवेश होता है कि नहीं होता है? तो बोलिए आवेश रहित होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? अब ये बताइए कि धातु के किस प्रक्रिया के द्वारा वह गर्म होती है? पवन वेग किससे संबंधित है? अच्छा, ये बताइए किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने? अवतल दर्पण को। ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रश्न बताइए कि न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।